हेलो दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं ये चीज क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट। दोस्तों मान के चलिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जो आई करंट कैरी करती है। इस वायर की वजह से स्पेस में किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहला काम हमें यह करना होगा, इस पॉइंट पी से एक लाइन बनाना होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद हमें इस पॉइंट पी को इस वायर के एक्सट्रीम एंड के साथ कनेक्ट करना होगा, कुछ इस तरह से। और ये दोनों को ही कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल फाई 1 और इस वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं एंगल फाई 2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम बोल देते हैं ए। तो स्ट्रेट वायर की वजह से स्पेस में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। अब अगर यहां पर स्ट्रेट वायर की जगह पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब इस वायर को हम एक्सटेंड कर देते हैं इंफिनिटी तक और यहां पर भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं इंफिनिटी तक। इसका सीधा मतलब है कि अब बीच का जो एंगल है फाई 1 वो धीरे धीरे बढ़ के ऑलमोस्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में ये एंगल फाई 1 हम बोल सकते हैं दैट टेंड्स टू पाई बाई 2 if this wire is tending to infinity, at the same time if this wire is tending to infinity, तो ये भी एंगल बढ़ के पाई बाई 2 की तरफ ही आगे बढ़ने लगेगा। और ऐसी परिस्थिति में पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू को हम पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे केस में जब हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बारे में बात की गई है तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2। आप जानते हैं इसका ओवरऑल वैल्यू होता है 1, इसका भी ओवरऑल वैल्यू होता है 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। कहने का मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई A। दोस्तों इसके साथ एक और चीज हमें समझनी होगी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के किसी एक कॉर्नर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कॉर्नर से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है और एक तरफ का जो एंगल है वो तो नॉन जीरो है, लेकिन दूसरी तरफ का एंगल जो है वो पूरी तरह से जीरो बन चुका है। और ऐसी परिस्थिति हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ पाई 2। मतलब कि B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई A टाइम्स साइन ऑफ पाई 2। फिर से वही बात, अगर ये पाई 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से बना हुआ है तो इसे हम पाई बाई 2 भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ये एंगल पाई 2 बढ़ के पाई बाई 2 बन जाएगा और ऐसी परिस्थिति में ये साइन पाई बाई 2 1 बन जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा B is equal to mu 0 I divided by 4 pi A. Current I ampere is flowing in an equilateral triangle of side A. The magnetic field area introduced at the centroid will be. दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी हर एक ब्रांच में से एक जैसा करंट I पास हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें इसके सेंट्रॉइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ये हमें ढूंढना है। अब इसके अंदर पहले तो हम सारे साइड लेंथ का वैल्यू दे देते हैं और ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। अब इसके सेंट्रॉइड को ढूंढने के लिए इसके एंगल को एंगल बाइसेक्टर से डिवाइड कर देते हैं।
और ये हो जाता है इसका सेंट्रोइड O। अब सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को नाम दे देते हैं P, Q एंड R। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC दैट इज इक्वल टू A। और साथ ही में पॉइंट O से लेके P, O से लेके Q और O से लेके R तक के डिस्टेंस को हम Y बोल देते हैं। अब हमें यही ढूंढना है कि ये Y का वैल्यू क्या है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री से इसे ढूंढ सकते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का है। मतलब अगर ये एंगल 60 का है तो इसका हाफ एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। और हम tan थीटा की मदद से ये वाला हाइट ढूंढ सकते हैं। मतलब कि tan 30 डिग्री फॉर अ ट्रायंगल OAP is equal to opposite divided by adjacent that is AP। इसका मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a/2। ये ओवरऑल लेंथ अगर ये है तो इसका आधा a/2 हो जाएगा। अगर हम y को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा वैल्यू बन जाएगा a/2 टाइम्स tan 30 डिग्री। और आप जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। मतलब हमें y का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें यहाँ एक चीज समझनी होगी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा। ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है या प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम जानते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं तो थंब हमें करंट की डायरेक्शन दिखाता है और फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। मतलब इस केस में करंट अगर इस तरफ आ रहा है C से A की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रही है, यानी इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। इसी तरह से अगर हम इस वायर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ यही पिक्चर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी अगर राइट हैंड को हम पूरा उल्टा करके ले ले कुछ इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी आप सोच सकते हैं, राइट हैंड के थंब को हम नीचे दिखाते हैं तो कर्ल ऑफ फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर तीनों की वजह से अंदर की तरफ जा रही है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वायर से जो भी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही बाकी दो में प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πy साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। यहाँ φ1 φ2 की जगह पे थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते हैं। अब आपने अभी अभी देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स होने वाली है, इसलिए हमें इस फॉर्मूला को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये थीटा 1 और थीटा 2 या फिर φ1 और φ2 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जैसे आप जानते हो ये अगर 30 डिग्री है, ये डेफिनेटली 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल खुद से ही 60 डिग्री बन जाएगा। मतलब कि ये एंगल 60 डिग्री और इसी तरह से ये एंगल फिर 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम अगर वैल्यूज रख देते हैं तो ये बनेगा 3 टाइम्स μ0I डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स पाई, और y की वैल्यू हमने अभी अभी ढूंढी हुई है a/2 टाइम्स 1/√3। ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 टाइम्स μ0I डिवाइडेड बाय 4π a। डिवीजन में एक 2 है और यहाँ डिवीजन में √3 है, और ये साइन 60 डिग्री बनता है √3/2 प्लस √3/2। कुल मिला के हम इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये √3 डिवीजन में ऐसे ऊपर भेज सकते हैं। यानी b का वैल्यू हो जाएगा 3√3/2πa टाइम्स √3/2, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसे 2 टाइम्स कर लेते हैं। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। यहाँ पे हम μ0I डालना भूल गए, इसे डाल देते हैं। कुल मिला के आपका वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू √3 मतलब 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स μ0I डिवाइडेड बाय 2πa।
हमारे सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। The magnetic field induction at a center of a coil bent in form of a square of side 2a carrying a current I is। दोस्तों इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होगा जिसकी हर एक साइड का लेंथ 2a है। इसमें से I करंट पास हो रही है और इस वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें ढूंढना है। तो सेंटर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इसके डायगोनल्स को ढूंढना पड़ेगा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ डायगोनल ये इसका सेंटर बन जाएगा। स्क्वायर के वर्टेक्स को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी और इसके सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम बोल सकते हैं AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and that is equal to 2A। और इसके सेंट्रॉइड से हम इसके हर एक साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर से हमें डिस्टेंस दिखाता है जिसे हम y कह सकते हैं। ये चारों पॉइंट को भी हम नया नाम दे देते हैं से P, Q, R एंड S। और हम जैसे ज्योमेट्री से कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS दैट इज इक्वल टू y। अब हमें y को ढूंढना है। आप जानते हैं कि स्क्वायर में हर एक कॉर्नर जो होता है वो 90 का होता है और अगर इसको हम एंगल बाइसेक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो ये एंगल 45 का हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर tan 45 की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज ऑपोजिट, मतलब कि OP डिवाइडेड बाय PD। सीधी बात है, यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू OP मतलब कि y एंड DP मतलब A, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू अगर 2 है तो इतना लेंथ हो जाएगा A एंड tan 45 आप जानते हैं 1 होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस y यहाँ पर A बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो पहले हम लेनिन्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, इसी तरह से इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कंडक्टर की वजह से जितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 4 की वजह से वो 4 गुना हो जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का B is equal to mu 0 I divided by 4 pi y sin of theta 1 plus sin of theta 2। यहाँ पर हमने 4 कंडक्टर की वजह से ढूंढा इसलिए इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें सारे वैल्यूज रखने पड़ेंगे। अब हमें थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू सबसे पहले ढूंढना है। तो दोस्तों अगर ये 45 डिग्री है और अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 45 बनेगा और ये भी 45 बनेगा। इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो 45 डिग्री बन जाएंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से चलेगा। D इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, y की जगह पे हम रख सकते हैं A इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। ये 4 पाई में से 4 और 4 कैंसिल, ये वैल्यू बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ये, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। कुल मिला के हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई पाई A और ये हो जाएगा 2/√2। ये √2 को निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं और ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा B इज इक्वल टू √2 टाइम्स म्यू 0 I डिवाइडेड बाय पाई इंटू A। हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर C होगा। A current I ampere is flowing in a hexagonal coil of a side A. The magnetic field induction at the center O of a coil will be। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक हेक्सागोनल कॉइल है और इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें ढूंढना है।
हम ज्योमेट्री ऑफ फिगर से बोल सकते हैं कि इसके हर एक साइड का लेंथ, मतलब कि ए बी, बी सी डी, डी ई एफ एंड एफ ए, ये सभी एक समान है ए। अब हम इसके सारे वर्टेक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और हम फिगर की ज्योमेट्री से बोल सकते हैं कि यहां से लेके सारे जो डिस्टेंस होंगे वो एक समान होंगे, और अगर ये एक रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सारे डिस्टेंस इसकी किसी एक साइड लेंथ के बराबर ही होंगे। इसका सीधा मतलब हो गया कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू A ही बनना है। अब हमें इस पॉइंट O से लेके किसी भी कंडक्टर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, और इसी के साथ में अगर इसका ओवरऑल लेंथ A है तो ये आधा लेंथ A/2 बन जाएगा। मतलब हम यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट लेंथ, जिसे हम y कहते हैं, डिवाइडेड बाय A/2। अगर हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनेगा A/2 टाइम्स tan 60 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू A/2 टाइम्स √3। इसके साथ साथ में अगर हमें ये अगर एंगल पता चल चुका है तो हमारे लिए जो θ1 और θ2 है वो हमें पता है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ढूंढना है, तो किसी एक ब्रांच की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम ढूंढ लेते हैं, और इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा, यानी यहाँ पृष्ठ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस हिस्से की वजह से भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर सारे ब्रांच की वजह से जो भी करंट निकल रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर सबका एडिशन होगा तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांच है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम्स हो जाएगा, और हमारे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा B इज इक्वल टू 6 टाइम्स μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई बाय साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अब θ1 और θ2 के वैल्यू जो है वो हम जानते हैं 30 डिग्री, और y का वैल्यू भी हम अच्छे से जानते हैं, तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए क्या वैल्यू बनता है, B इज इक्वल टू 6 टाइम्स μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, y की जगह पे हम लिख सकते हैं A/2 टाइम्स √3, ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, इसका वैल्यू हम पहले ही ढूंढ चुके हैं 1/2। यहाँ पर हम कैंसलेशन करते हैं इन चीजों में, तो कुल मिला के हमारे पास बचा B इज इक्वल टू 3 μ0 I डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स A sin 30 डिग्री 1/2 एंड अगेन sin 30 डिग्री 1/2। अब यहाँ से ये √3 को निकाल के ऊपर √3 लगा देते हैं, और हमारा ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा √3 टाइम्स μ0 I डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पाई लिखना रह गया था, पाई टाइम्स A, और ये 1/2 और 1/2 कुल मिला के 1 बन जाएगा, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा ऑप्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ कंडक्टर। दोस्तों यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, कुछ पैरेलल लाइंस बने हुए हैं जिसमें से कुछ करंट आई पास हो रहा है, और ये पूरे सिस्टम की वजह से इस पॉइंट O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हर एक कंडक्टर O से कितनी दूरी पर है। जैसे फिगर में ही बताया गया है कि ये AB कंडक्टर जो है वो करीब y1 इज इक्वल टू 4a दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y1 है और डिस्टेंस है 4a। इसी तरह से CD कंडक्टर है वो 3a डिस्टेंस पर है, इसी तरह से EF कंडक्टर जो है वो 2a डिस्टेंस पर है, और GH कंडक्टर है वो a डिस्टेंस पर है। और आप देख सकते हैं AB कंडक्टर में करंट कुछ इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरफ, यहाँ पर कुछ इस तरफ, और यहाँ पर कुछ इस तरफ जा रहा है। तो ये सारे कंडक्टर की वजह से ओवरऑल इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें ढूंढना है।
अब एक चीज हमें याद रखनी होगी कि अगर कोई कंडक्टर पॉइंट की लाइन में अगर है तो उस वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बी सी, बी ई, एफ जी एंड एच ओ की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है वो ये चार टुकड़ों की वजह से होगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरे की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एबी की बात करें तो यहाँ कंडक्टर जो है वो करंट कुछ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ बी से ए की तरफ जा रहा है। तो अगर हम राइट हैंड को उसी डायरेक्शन में सेट करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में नीचे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट ओ पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम नेगेटिव लेंगे तो बाहर की तरफ आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब उसी तरह से बी से सी की तरफ जब करंट जा रहा है तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल ऑफ फिंगर अंदर से बाहर की तरफ का डायरेक्शन दिखा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब उसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव और ये वाला हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रही है उसे नेगेटिव और जो बाहर की तरफ आ रही है उसे पॉजिटिव लेंगे। कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास चार मैग्नेटिक फील्ड है, B1, B2, B3 एंड B4। इसमें से B1 AB की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, B2 जो है वो CD की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, B3 जो है वो EF की वजह से, और B4 जो है वो HG की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम कॉमन मैग्नेटिक फील्ड का पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इन सभी में एक चीज तो कॉमन होगी जो होगा फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई बाई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही हमें ये एंगल दिए गए हैं, साइन 30 डिग्री है, तो हम इससे पहले ही पुट आउट कर देते हैं। म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई बाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। आप जानते हैं साइन 30 डिग्री होता है 1/2, मतलब 1/2 और 1/2 कुल मिला के 1 हो जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई बाई, यानी कि B1, B2, B3, B4 ये सभी में वैल्यू बराबर रहेगी, केवल भाई की वैल्यू बदलती रहेगी। अब देखते हैं डायरेक्शन के साथ ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला लगाते हैं। B इज इक्वल टू, अब ए से बी की तरफ जाने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में अंदर जा रही है, इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा B1 टाइम्स K कैरेट, लेकिन इसे माइनस लेना पड़ेगा। दूसरे की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे B2 टाइम्स K कैरेट, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर में अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। अगला हो जाएगा B3 टाइम्स K कैरेट, लेकिन ये नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगा B4 टाइम्स K कैरेट जो पॉजिटिव होगा। अब सारे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू हम रख देते हैं। म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, पहले के लिए जो y1 है वो 4a है और नेगेटिव साइन रहेगा इसका K कैरेट। दूसरे के लिए ये वैल्यू बनेगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस होगा 3a और ये लगेगा K कैरेट। अगला होगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये होगा 2a, इधर लगेगा K कैरेट, लेकिन ये नेगेटिव होगा। और आखिरी वाला हो जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई a K कैरेट जो पॉजिटिव होगा। अब हम सभी में से म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं। इवन ये भी कॉमन निकल जाएगा, मतलब कि म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई ये कॉमन। अब ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/3 -1/2 एंड प्लस 1/1। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 -6 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इसके एलसीएम को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा +1 -6 मतलब -5 प्लस 12 मतलब +7, तो ये वैल्यू हो जाएगा
7 times mu 0 I divided by 12 4 जा 36 times pi into a times a कैरेट। मतलब इन सारे ऑप्शन में अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा।